वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फर्स्ट चैप्टर अपनी संचयन बुक का स्टार्ट करेंगे, हरिहर काका। और इस जो पाठ है इसके जो लेखक हैं वो हैं मिथिलेश्वर जी। पहले हम मिथिलेश्वर जी लेखक के बारे में देखते हैं कि लेखक कौन थे। लेखक का जीवन परिचय पहले हम देखते हैं। ये जो मिथिलेश्वर जी हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकारक हैं और कहानीकार हैं। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाली गांव में हुआ था। एमए हिंदी में की इन्होंने, पीएचडी की और उसके बाद इन्होंने अध्यापन कार्य किया और वर्तमान समय में ये आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत है। अपने लेखन के कारण इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा भी इन्होंने कई पुरस्कार अर्जित किए। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, वे हैं कहानियों में अगर इनकी देखें तो बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने। और अगर हम इनके उपन्यास देखें, नॉवल देखें, तो वो प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनके झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बारी उपजे और अंत नहीं। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, कि साहित्य में जो कुछ भी इनकी कहानियां हैं, इनके उपन्यास हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मिथिलेश्वर जी की कहानियां हैं ये ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित करती हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवों को, गांव के लोगों के जीवन का चित्रण किया है। आजादी के बाद आपस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, गांव में लोगों के नजरिए में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, यही इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं और इनकी कहानियां गांव से संबंधित होती हैं। भाषा शैली, भाषा इनकी कैसी है? मिथिलेश्वर जी की भाषा शैली आत्मपरक है, विश्लेषणात्मक है और वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक भी है। इनकी भाषा सहज, सरल और बहुत ही रोचक है। अपनी बात को, बहुत ही गहरी से गहरी बात को ये स्पष्ट ढंग से कह देते हैं। जब भी अपनी बात कहते हैं उनमें मुहावरे, लोकोक्तियां और बिंब विधान, प्रतीक योजना, ये सारा हमें इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। कहानी हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, हरिहर काका। फर्स्ट पार्ट चैप्टर है ये। अब ये कहानी हरिहर काका एक विशेष व्यक्ति पर आधारित है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये कहानी क्या है, हम कह सकते हैं कि घर वो जगह होती है जहाँ पर इंसान अपने सुख दुख निभाता है, अपने परिवार के सदस्यों को सुख दुख देता है और जो हमें हर्ष उल्लास और एक दूसरे के काम आना सिखाता है। और अगर हम धर्म स्थलों की बात करें तो जो धर्म स्थल हैं ये भी हमें सहयोग की भावना पैदा करते हैं, हमको संस्कार देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं ये अपना रास्ता भूल जाएं, ये व्यक्ति को गलत शिक्षा दें, यहाँ पे रहने वाले लोग अगर गलत व्यवहार करें तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है एक आम आदमी को। और अगर परिवार के सदस्य, परिवार के किसी एक सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार ना करें तो उस समय एक व्यक्ति की क्या हालत होती है, यही हमें हरिहर काका पाठ में बताया गया है। अब ये हरिहर काका जी ये ऐसे हैं, हमारे ये व्यक्तित्व ऐसे हैं कि घर और धर्म स्थल ये दोनों इनके लिए विकराल बन जाते हैं। ना तो परिवार को ही हरिहर काका की फिक्र होती है और ना ही जो किसी भी धर्म स्थल के जो मालिक हैं उनको इनकी फिक्र होती है। सभी अपना ही हित चाहने में लगे होते हैं। और जो पारिवारिक संबंध हैं इसमें जो भातृभाव को हम सब कुछ जैसे आजकल हम छोड़ते जा रहे हैं, आजकल आपस में परिवारों की क्या हालत हो रही है, यही हमें इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कहानी के कौन कौन से मुख्य पात्र हैं। सबसे पहले पात्र तो हमारी कहानी के हरिहर काका जी ही हैं। तो हरिहर काका हैं, जो लेखक हैं मिथिलेश्वर जी हैं, ये भी इस कहानी के एक पात्र हैं। ये हमें कहानी सुना रहे हैं, ये सारी कहानी हमें लेखक सुना रहे हैं। तो ये लेखक भी हरिहर काका की तरह ही हमारी कहानी के एक पात्र हैं। एक महंत हैं, पुजारी हैं और हरिहर काका का पूरा परिवार है।
बनाना स्टार्ट करते हैं हम। अपने हाथ में पेंसिल्स रख लीजिए, जहां आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगता है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है और उसका मीनिंग आपने साथ में लिख देना है। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। लेखक जो है वो हरिहर काका के घर में गए थे और वहां से ये अभी अभी लौटे हैं और वो अपनी ये कहानी बता रहे हैं। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह ही कुछ कह सके, ना आज ही कह सके, ना ही उन्होंने कल कुछ कहा, ना ही आज कहा। और दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार देखा और फिर सिर झुकाया और दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं, यंत्रणा कष्ट, यंत्रणाएं जैसे कष्ट होता है उसको हम यंत्रणा कहते हैं, जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मन है स्थिति, मन है मन की स्थिति, सिचुएशन, जो मन की स्थिति है, मन स्थिति, मन की स्थिति, जिस मन की स्थिति में या जिस मन स्थिति में वो जी रहे हैं उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि लेखक पिछले 2 दिनों से हरिहर काका के घर जा रहे हैं, लेकिन हरिहर काका उनको कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और अगर लेखक उनसे तबीयत के बारे में पूछता है तो एक नजर देखते हैं और नजरें नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें उस सिचुएशन के बारे में बताया है जब एक व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, अगर उसका दुख हमें उसकी आंखों में ही दिखाई दे जाता है और उसको मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कुछ भी कहने के योग्य नहीं रहता जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो यहाँ पर भी जो हरिहर काका है वो बहुत ही दुखी हैं। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक हैं। तो अब यहाँ पे हमें लेखक हरिहर काका जी के बारे में बता रहे हैं कि उनका और लेखक का आपस में क्या संबंध है। बचपन से ही हरिहर काका के साथ हो रहे हैं। अपने गांव में जिन कम लोगों को वो सम्मान देते थे उसमें हरिहर काका भी एक थे। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति आसक्ति लगाव, प्यार, मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। अनेक कारण हैं, जैसे व्यवहार, हमें किसी का व्यवहार अच्छा लगता है, किसी कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से ही तो अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के विचार हमें अच्छे लगते हैं। तो विचार और जो व्यवहार हैं यही वो कारण होते हैं जिनके कारण हमारा किसी के प्रति प्यार होता है। और उसमें भी 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो ये है कि जो हरिहर काका है ये हरिहर काका जो है ये लेखक के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। और दूसरी बात ये थी कि बचपन से ही लेखक को हरिहर काका ने अपने बच्चों की तरह पाला था। एक पिता जैसे अपने बच्चों को प्यार करता है, बिल्कुल वैसा ही प्यार हरिहर काका लेखक से करते थे। अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे, क्योंकि लेखक की माँ ने लेखक को ये बताया कि बचपन में हरिहर काका उनको, लेखक को कंधे पर लेकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों से जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। और जब लेखक बड़े हुए तो उनकी पहली दोस्ती, ज्यादा दोस्त नहीं थे लेखक के, लेकिन पहली दोस्ती उनकी हरिहर काका के साथ ही हुई। बेशक उनमें बहुत ज्यादा उम्र का फर्क था, लेकिन फिर भी वो दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, जैसे हरिहर काका की उम्र बहुत हो गई थी लेकिन उनके भी दोस्त बहुत कम थे, तो पूरी जिंदगी में हरिहर काका भी प्रतीक्षा करते रहे कि उनकी जिंदगी में कब कोई दोस्त आए, और लेखक उनकी जिंदगी में एक अच्छा दोस्त बनकर आया। तो इतनी लंबी उम्र हरिहर काका जी ने बिना दोस्त के बिता दी और अब वो लेखक के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, जो भी कोई बात होती थी हरिहर काका बता देते थे लेखक को अपनी सभी बातें। जैसे हम एक मित्र होता है जो हमारा परम मित्र होता है, उसके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं, तो इसी प्रकार जो हरिहर काका हैं वो भी अपनी सभी बातें लेखक के साथ लेखक को बता देते थे। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, कुछ भी नहीं छिपाते थे।
ये अपनी हर बात बता देते थे, खुलकर बात करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। सब कुछ कहते थे, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लेखक को हरिहर काका ने आज उनको कोई भी बात वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो हरिहर काका के घर जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है और हरिहर काका की इस स्थिति से लेखक भी बहुत चिंतित है। अब यहाँ पे हरिहर काका जो है वो परेशानियों के बीच घिरे हुए हैं और हरिहर काका की परेशानियों को कंपेयर किया गया है यहाँ पर सागर में एक घिरी हुई नाव के साथ। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। देखो, अगर कोई नाव में बैठा है, तूफान आ गया है, तो वो नाव में बैठे लोग अगर अपनी मदद के लिए किसी को बुलाते भी हैं, तो उनकी जो आवाज है वो पानी में लहरों में विलीन हो जाती है। उनकी विलीन का मतलब गायब, वहां पे गायब हो जाती है, अर्थात उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। और वो जो लोग किसी को मदद के लिए पुकार रहे हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता और उनको क्या करना पड़ता है, लोगों को चुपचाप मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो उन लोगों को मौत को अपने गले लगाना ही पड़ता है। चुपचाप रहकर वो देखते हैं कि अब तो हमारी मृत्यु निकट ही है, वो कुछ नहीं कर सकते, बेबस है, क्योंकि कोई भी उनकी मदद वहां पे नहीं कर सकता। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं, मन हमारा नहीं मानता है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो और कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति आज हरिहर काका की भी हो गई है। वो किसी को कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका दुख कोई समझ नहीं पाएगा और बिल्कुल उस नाव के बीच मझधार में फंसी हुई नाव में बैठे हुए लोगों की सी उनकी स्थिति हो गई है। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब यहाँ पे लेखक ये बता रहा है कि अगर हरिहर काका हैं, तो हरिहर काका की जगह पर अगर लेखक स्वयं होते, तो लेखक उस सिचुएशन को इमेजिन कर रहा है कि अगर उनकी जगह पर मैं होता तो मैं भी बिल्कुल वही करता जो हरिहर काका कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लेखक को पता है हरिहर काका किस सिचुएशन में जी रहे हैं, बस वो कुछ कह नहीं रहे हैं इस समय। तो लेखक कहता है मैं भी समझ सकता हूँ उनकी इस स्थिति को। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, क्योंकि अब कोई भी ऐसी बात हरिहर काका के जीवन में नहीं है जिसको हम बोल कर हल्का कर सके। कहते हैं कि कहने से हमारा दुख हल्का हो जाता है, लेकिन हरिहर काका के पास ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसको वो कह पाए और हल्का महसूस कर सके। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। वो कुछ ऐसा कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कुछ भी कहें उनकी मदद इस समय कोई भी नहीं कर सकता। हरिहर काका की स्थिति में मैं होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। अब यहाँ पे हमें लेखक हरिहर काका की उस स्थिति के बारे में बताते हैं कि जो हरिहर काका है वो इस स्थिति में कैसे पहुंचे और वो स्थिति कौन सी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन इस सबको बताने से पहले लेखक कहना चाहता है कि उससे पहले मैं आपको अपने गांव के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लेखक और हरिहर काका एक ही गांव में रहते थे। तो लेखक ये बताना चाहता है कि वो अपने गांव के बारे में बताना चाहता है उससे पहले, और गांव की जो ठाकुर बाड़ी है, जो मंदिर है, उसका भी वो एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमें देना चाहता है। अब ठाकुर बाड़ी के बारे में लेखक हमें क्या कहता है। सबसे पहले अपने गांव के बारे में हमें बता रहा है कि जो मेरा गांव कस्बाई शहर आरा जो लेखक का गांव है, और ये आरा आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है।
हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 होगी। कि हसन बाजार बस स्टैंड के पास है और आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है लेखक का गांव। और गांव के 3 प्रमुख स्थान है उस गांव में, क्योंकि गांव छोटे ही होते हैं तो उस गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। कौन कौन से हैं? गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, देखो ये तालाब है एक, उस गांव में एक एक तालाब है। गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, एक बरगद का पुराना पेड़ है जो बहुत पुराना है। और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। तो ये लेखक ने यहाँ पे हमें अपने गांव के बारे में बताया है। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई? ठाकुर बाड़ी मंदिर है कोई, तो ये मंदिर गांव में कब बना, किस समय बना, इसके बारे में लेखक कहता है कि इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को भी नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, प्रचलित फेमस प्रसिद्ध जो कहानी प्रसिद्ध है, वो ये कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ पे गांव में, जब ये गांव पूरी तरह बसा नहीं था, तो यहाँ पे एक संत आकर एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। और वह सुबह शाम यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा करते। ठाकुर जी भगवान को कहा गया है, ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांग कर खा लेते और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। उनका क्या काम था? लोगों को धार्मिक शिक्षा देना, लोगों का भला करना, ठाकुर जी की पूजा करना और लोगों से मांग कर वही खाकर अपना पेट पालते थे और लोगों के मन में पूजा पाठ की भावना को भी जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। पहले एक झोपड़ी थी और उस छोटी सी झोपड़ी ने लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और उसकी जगह पर एक छोटा सा मंदिर बन गया, पक्का मंदिर बन गया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के क्लेवर में भी विस्तार होता गया। अब जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे मंदिर का जो एरिया है ये भी बढ़ता गया। पहले एक कमरा था, फिर हो सकता है 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे जो मंदिर का विस्तार भी बढ़ता गया, मंदिर का विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते, ठाकुर जी की मनौती मानते कि ठाकुर जी के पास आप भगवान मंदिर में आते, भगवान जी से मिन्नत करते, प्रार्थना करते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे से तय हो जाए, लड़की को नौकरी मिल जाए और अगर ये पूरी हो जाए तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जैसे हम लोग भी करते हैं ना। तो ये लोग मन्नत मांगते थे और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो चढ़ावा वो मंदिर में चढ़ाते थे। फिर इससे जिनको सफलता मिलती थी वे खुशी खुशी ठाकुर जी पर रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाते। और अगर किसी को बहुत अधिक खुशी मिल जाती तो वो क्या करता था, वो अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देता था कि मेरी इस खेत का ये टुकड़ा ठाकुर बाड़ी के नाम मैंने कर दिया है। तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि जो ठाकुर बाड़ी के नाम अगर जमीन होगी तो वो जमीन बढ़ती ही जाएगी। जो एरिया है ठाकुर बाड़ी का वो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता गया। ये परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत होती है तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी, उनके आगे मैंने पहले से ही प्रार्थना की थी, इसीलिए लड़की की शादी अच्छी हो गई, जल्दी हो गई। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। ये लोगों का विश्वास था उस ठाकुर बाड़ी पर। और हुआ क्या कि उस गांव का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि उस ठाकुर बाड़ी का विकास हो गया। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। अब कौन सा गांव है? ये ठाकुर बाड़ी वाला गांव है, जहाँ का मंदिर बहुत बड़ा है, जहाँ का जो ठाकुर बाड़ी है वो बहुत बड़ी है। ये ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। पूरे इलाके में इसके जोड़ की मतलब इसके जैसी कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। अब 20 बीघे जमीन है वहां पर। धार्मिक लोगों की एक समिति है। अगर इतनी ज्यादा जमीन है तो एक समिति, एक ट्रस्ट भी बनाया गया वहां पे, जिसमें जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करता है और उसके संचालन के लिए, उसको मैनेज करने के लिए प्रत्येक 3 साल में एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे देखो 1 बीघा है, जहाँ पे अगर 20 बीघे खेत हैं तो 1 बीघे में 0.25 हेक्टेयर होता है। तो 20 बीघे में 5 हेक्टेयर जमीन उस ठाकुरबाड़ी के नाम की गई थी, कि इतना बड़ा एरिया था उस ठाकुरबाड़ी का।
ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। अब ठाकुर बाड़ी मंदिर मस्जिद किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ना कि वो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, भगवान में हमारा विश्वास बना रहे, हमारे में अच्छे संस्कार रहे, तो और लोगों के अंदर भक्ति भावना पैदा करें। तो ठाकुर बाड़ी का काम यही था कि लोगों के अंदर भक्ति भावना और धर्म से विमुख, जो लोग धर्म से विमुख हो गए हैं, मुंह फेर लिया है जिन्होंने धर्म से, उनको सही रास्ते पर लाना, यही काम है ठाकुर द्वारे का। क्योंकि ठाकुर मंदिर तो होते ही इसलिए हैं, और लोगों को सही रास्ते पर लाना। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आ जाता है, कभी गांव में अगर बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, बाढ़ में सब कुछ बह जाता है, तो क्या होता था, तो ठाकुर बाड़ी के अहाते में, जो ठाकुर बाड़ी के आगे खुला स्थान था, उसमें तंबू लग जाते थे और लोग वहां पर रहते थे, वहां पर ही उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जाता था। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती थी। और अगर गांव में कोई त्योहार या कोई पर्व कोई मनाया जाता था, तो इसमें सबसे पहले मंदिर में ठाकुर बाड़ी में ही शुरुआत होती थी उस त्योहार को मनाने की। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता था। शादी, जन्म और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती थी। किसी के घर किसी बच्चों का जन्म हुआ, शादी हुई या जनेऊ के अवसर पर संस्कार हुआ, तो जनेऊ संस्कार हुआ, तो इस अवसर पर सबसे पहले जो अन्न वस्त्र जो भेंट चढ़ाई जाती थी, वो ठाकुर बाड़ी में चढ़ाई जाती थी, कि वहां पे सबसे पहले ठाकुर बाड़ी की ठाकुर जी की पूजा की जाती थी और उनको भेंट दी जाती थी। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घूम घूम कर कथा वाचन करते थे, और जो लोग ब्राह्मण थे, साधु थे, जो ठाकुर बाड़ी में रहते थे, महंत थे, वो सभी भगवान की कथा को घर घर में घूम कर उनका कथा का वाचन करते थे, कथा को बोलते थे। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती, तब ठाकुर जी के नाम अगम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते थे। अब देखो, लोगों के खलिहान में, लोगों के खेतों में जब कोई फसल की कटाई की जाती है ना, जैसे गेहूं को जब काटा जाता है, तो सबसे पहली जो फसल होती है गेहूं में से, जब हम गेहूं की बालियों में से, वो प्रोसेस, जब गेहूं की बालियों में से गेहूं को अलग किया जाता है, जैसे आजकल तो सारा काम मशीनों से होता है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो जब वो प्रोसेस है, जब गेहूं की बालियों में से गेहूं को निकाला जाता था, तो उस समय जब पहली फसल होती थी अनाज की, गेहूं की, उस ढेरी लगा दी जाती थी, और उस ढेरी में से सबसे पहले प्रसाद के रूप में जो निकाला जाता था अंश, जिसको अगम कहते थे, वो ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। अब सभी लोगों का संबंध बहुत ही गहरा है उस ठाकुर बाड़ी में। लोगों को लगता था कि वहां जाकर उनके मन को असीम शांति मिलती है, क्योंकि वहां के जो साधु संत है वो भी प्रवचन करते थे, लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे, और जो कृषि कार्य में से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते थे। और जो लोग थे वो क्या करते थे, लोग जब किसान जो है वो खेती करने के बाद जो उनका समय बच जाता था, वो खेती ठाकुर बाड़ी में जाते थे और वहां पे भजन कीर्तन करते थे। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुनते थे और ठाकुर जी का दर्शन करके वे अपने जीवन को सार्थक मानते थे। उन्हें यह महसूस होता था कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब देखो, गांव के लोगों की ठाकुर बाड़ी के प्रति गहरी आस्था थी। लोगों का विश्वास था कि जो कुछ भी वो मन्नत मांगते हैं वहां, वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। और जब मन्नत पूरी हो जाती थी, वहां पे चढ़ावा चढ़ाते थे। गेहूं की फसल हो, चावल की फसल हो, जब पहली बार जो दाने आते थे उनके घर में, चावल हो, गेहूं हो, वो सभी उसमें से सबसे पहले मंदिर के नाम का निकाल कर मंदिर में चढ़ाया जाता था। किसान क्या करते थे, जितना टाइम उनके पास बच जाता था वो भजन कीर्तन करते थे, और इस प्रकार से जितने भी लोग थे उनके मन में ठाकुर बाड़ी के प्रति अपार श्रद्धा थी।
परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। अब पिछले कुछ दिनों की बात क्या है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका जो हमेशा जाते थे, उन्होंने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वे अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर कभी कभी जाता हूँ, लेकिन मन बहलाने के लिए। लेकिन वहाँ के जो साधु संत हैं वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। फूटी आंख नहीं सुहाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, जो मुझे बिल्कुल, जो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये मुहावरा है एक, इसको अंडरलाइन कर लो अपने बुक में। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं सुहाते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं जो वहाँ के साधु संत हैं। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। इन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। ये लेखक का नजरिया है उस ठाकुर बाड़ी के प्रति, क्योंकि लेखक को ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेखक को लगता है कि ये कोई काम तो करते ही नहीं है। जो चढ़ावा आता है, लोग भोग लगाते हैं हलवा पूड़ी का, उस समय ये दो दो जून, ये 2 जून का मतलब है कि 2 समय जो लोग हलवा पूड़ी चढ़ाते हैं उसको ये खा लेते हैं और आराम से पड़े रहते हैं, काम तो कुछ करते ही नहीं है। और इनको क्या काम आता है? इनको सिर्फ बात बनाना ही आता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हरिहर काका जी के परिवार के बारे में बताया गया है। ये हम अपने नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। यहाँ तक ही आज हो पाएगा, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।